सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल CSCS लव इनसाइट। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष कुमार घोष आपके लिए लेके आया हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 का वन शॉट ही समझ लो। इस वीडियो में पूरा यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे। मैं बता देता हूँ, मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा जैसे मैंने यूनिट 1 किया था। अगर तुमने यूनिट 1 अभी तक नहीं देखा है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया हूँ, जाकर देख लो। और या यूनिट 2 करो, उसके बाद यूनिट 3 एंड 4 और 21 मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ से तुम प्रैक्टिस भी करो। और जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा कि केस स्टडी और अच्छे तरीके से कैसे बनाना है। अब मैं बता देता हूँ ये नोट्स कहाँ मिलेगी, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। आई होप कि मेरी वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि अच्छी तो इंस्टाग्राम की रीलें भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसको एक बार खोल लेता हूँ मैं। हाँ चलो। यूनिट 2 में हम लोग कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये क्या मतलब हुआ भाई? देखो, सपोज करो तुमने सोचा कि चलो एक मोबाइल ले लेते हैं। तुम्हें पैसा मिला है, तुमने सोचा चलो मोबाइल ले लेते हैं। तुम दुकान गए, वहाँ तुम्हें S23 अल्ट्रा पसंद आ गया। तुमने सेलर से पूछा कि भाई इसका प्राइस कितना है। सेलर ने बोला 1 लाख रुपया। फिर तुमने पूछा अच्छा अगर मैं इसे खरीदूंगा तो तुम कब तक डिलीवर कर दोगे? सेलर ने बोला भाई कल तक मैं डिलीवरी कर दूंगा। फिर तुमने पूछा कि अच्छा इसमें फीचर्स क्या क्या हैं ये बताओ, तो सेलर ने तुम्हें फीचर्स वगैरह बताए। तो ये बायर और सेलर के बीच में प्रोडक्ट के रिलेटेड बात चल रही है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बातें। इसको थोड़ा इंग्लिश करो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। और अब इसको लॉ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं स्टूपलेंसेस। यानी स्टूपलेंसेस और कुछ नहीं होता है, बातें होता है जो कि सेलर और बायर प्रोडक्ट के रिलेटेड करते हैं। इसी को हम लोग स्टूपलेंसेस बोलते हैं। अब सेक्शन 11 बात करता है कि स्टूपलेंसेस एज टाइम ऑफ डिलीवरी इज एसेंशियल रैदर देन स्टूपलेंस एज टाइम ऑफ पेमेंट। यानी डिलीवरी कब करना है, ये बातें जो होगी सेलर और बायर के बीच में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पेमेंट कब करना है। सेक्शन 11 बस इतना ही बोलता है। अब आते हैं कंडीशन एंड वारंटीज पे। कंडीशन एंड वारंटी ये वन ऑफ दी मतलब इस यूनिट 2 के आन बान और शान है। तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम S23 अल्ट्रा लेने गए, लेकिन उससे पहले ही समझो क्यों लेने गए तुम्हें यहाँ से चांद देखना है। अपने घर की खिड़की से तुम्हें चांद देखना है, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए कोई ऐसा मोबाइल जो तुम भाई जूम करो तुम्हें चांद दिखा दे। उसके लिए तुम गए दुकान और तुमने सेलर को जाते के साथ ये बोला कि भाई मेरा मेन पर्पस है मोबाइल लेने का कि मैं अपने खिड़की से चांद देखना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा मोबाइल दो जो कि जूम करने पे मेरे को चांद तक पार कर दे। चांद क्या भाई, सूरज, मिल्की वे तक दिखा दे। तो सेलर तुम्हें S23 अल्ट्रा बोलता है कि भाई ये देख 10x जूम, इसमें तू भाई चांद क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी देख लेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा मेन पर्पस है ना, जिस पर्पस से तुम गुड्स ले रहे हो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कंडीशन। कहाँ गया भाई कंडीशन, कहाँ गया यहाँ? उसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन। जिस मेन पर्पस से तुम गुड्स ले रहे हो उसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। और अदर पर्पस की मतलब चलो इसमें उसके तुम्हारा मेन पर्पस था कि तुम्हें चांद देखना है, और अदर पर्पस था कि तुम वीडियो बनाना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई अच्छा क्वालिटी वाला कैमरा वाला भी मिल जाए तो चलेगा। तो ये तुम्हारा वारंटी हो गया, यानी ये मेन पर्पस हो गया। ठीक है, और ये पर्पस के बाद जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम देखते हो वो वारंटी हो गया। अब सेक्शन 12 की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वारंटी और कंडीशन दोनों इंक्लूड होते हैं एज ए स्टूपलेंसेस। यानी जो बातें होती है वो कंडीशन के रिलेटेड भी होती है, वारंटी के रिलेटेड भी होती है। कंडीशन के रिलेटेड तुमने सेलर को बताया, सेलर ने तुम्हें फिर बोला कि S23 अल्ट्रा ये फीचर है, 10x जूम है, ये बातें हुई। एंड उसके अलावा वारंटी के रिलेटेड भी बातें होती है। तुमने पूछा कि और फीचर्स बताइए, उसने बोला कि भाई कैमरा क्वालिटी गजब है, इतना स्टोरेज है, ये वो समझ में आ रहा है। सेक्शन 12 बोलता है क्या, देखो मैं पहले बता देता हूँ, क्या ये नोट्स वाले जो नोट्स के मैंने लैंग्वेज लिखा है, क्या ये हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं? भाई चौड़ में लिख के आना, मॉड्यूल के लैंग्वेज है, सब कुछ मॉड्यूल का नहीं छापना होता है, कीवर्ड्स छापना होता है। मैंने अपने एग्ज़ाम में यही लिखा और मेरे को अच्छे मार्क्स आए हैं लॉ में। तो चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ये बात करता है स्टूपलेंस विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज कंडीशन। वैसी बातें जो कि कॉन्ट्रैक्ट
के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट था कि वो 10x जूम दे, चांद तक हमें देखने में मदद करे, ये हमारा मेन पर्पस है। उसी को हम लोग कंडीशन बोलते हैं, उसी को बस मैंने इंग्लिश में लिखा है लॉ की लैंग्वेज में। इफ़ अवॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी रेप्यूडिएटेड, यानी कि रेप्यूडिएटेड मतलब होता है कैंसिल, यानी अगर जो पर्पस के लिए मैं मोबाइल ले रहा हूँ वो पर्पस अगर फुलफिल ही नहीं होगा तो मैं फिर मोबाइल लूँगा ही क्यों भाई। सपोज़ करो मैंने बोला उसे कि कम से कम मेरे को चांद नहीं तो अगल बगल वाली खिड़की वाली ही दिख जाए, तो वो भी नहीं दिखा, तो भाई यहाँ से पता चला जूम किया, यहाँ बोतल तक जूम नहीं हो रहा है भाई, तो उस सिचुएशन में तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही ना करूँगा। ये तो भाई कोई मतलब ये तो ठग लिया भाई, चूना लगाया मेरे को। तो यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेन पर्पस तुम्हारा फुलफिल नहीं होता है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, यानी रेप्यूडिएट कर सकते हो, और उसी को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। डिफाइन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है स्टॉपलेंस विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वारंटीज़ के बारे में बात करता है, यानी जो मेन पर्पस नहीं है लेकिन मेन पर्पस के साथ साथ है, जैसे कि फीचर्स, कैमरा क्वालिटी, ये सब मेन पर्पस तो नहीं था तुम्हारा जिस पर्पस से तुम मोबाइल ले रहे हो, लेकिन ये सब अगल बगल में थे कि हाँ ये सब भी होना चाहिए भाई, अच्छा लगता है, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारे वारंटीज़ हो गए। अगर इवन ब्रीच डज नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वारंटी अगर नहीं भी होता है, यानी उसने बोला सेलर ने कि भाई इसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, और तुम जब घर लाए तो साउंड क्वालिटी वैसा नहीं था जैसा उसने बताया, तो उस सिचुएशन में क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मेन पर्पस था कि वो 10x जूम दे, और अगर वो दे दिया तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन उसने जो साउंड क्वालिटी बताया वो साउंड क्वालिटी नहीं आया, तो ये वारंटी का तो ब्रीच है, तो इसमें तुमको क्या मिलेगा? डैमेजेस तुम क्लेम कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 वो बोलता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन और वारंटी दोनों होते हैं और दोनों डाइफर करते हैं पर्सन टू पर्सन। यानी सपोज करो तुम मोबाइल लेने गए, तुम्हारा मेन पर्पस क्या था? तुम्हारा मेन पर्पस यानी तुम्हारा कंडीशन ये था कि मुझे चांद तक देखना है, तो मुझे ऐसा मोबाइल दो जो बहुत दूर तक जूम करे। मैं वही S23 अल्ट्रा लेने गया और मेरा मेन पर्पस क्या था कि मुझे वीडियोस बनानी है यूट्यूब के लिए, तो अच्छी क्वालिटी वाला मुझे डिवाइस की ज़रूरत है, तो मेरा मेन पर्पस ये है, तो तुम्हारा मेन पर्पस ये है। यानी सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ये बोल रहा है कि ये जो कंडीशन और वारंटी है ये लोगों के दो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। किसी एक का कंडीशन दूसरे का वारंटी हो सकता है और दूसरे का वारंटी किसी का कंडीशन हो सकता है। अब देखो कंडीशन दो तरीके को हो सकते हैं, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, वारंटी भी दो तरीके के होते हैं, एक्सप्रेस इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? जो हम लोग लिख कर बोल कर बता रहे हैं सेलर को, ये हो गया एक्सप्रेस कंडीशन। वारंटी भी वही हुआ, और इम्प्लाइड यानी ये कंडक्ट से पता लगता है दोनों के बीच में। तो अब एक्सप्रेस हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्सप्रेस ना कंडीशन ना वारंटी, तो हमारे सिलेबस में क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इसमें बताना है तुम्हें कि कब कब कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट किया जा सकता है। यानी कंडीशन टूटने पे मेन पर्पस तुम्हारा फुलफिल नहीं हुआ, तब भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, तुमने खाली डैमेजेस क्लेम कर लिया, यानी कंडीशन को ट्रीट किया एज अ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये कब कब होगा? तो ये होगा वॉइस के केस में। किसके केस में? वॉइस के केस में। वॉइस W वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव द कंडीशन, जब बायर खुद बोल दे कि हाँ भाई मैं कंडीशन और वारंटी जो मेरे पास राइट है उसको मैं छोड़ता हूँ। जैसे तुमने जोमेटो पे मान लो, देखना ये चीज़ नोटिस करना, अगर तुम रात में जोमेटो में खाना मंगवाओगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर गर्म खाना नहीं पहुँचता है तो आप एक कैंसिल नहीं मार सकते हैं, तभी ऑर्डर लेगा वो लोग। तो उस सिचुएशन में तुमने जैसे ही टिक मारा कि अब अगर गर्म खाना नहीं भी पहुंचा तो तुम कुछ नहीं करोगे, टिक मारा यानी तुमने वेव ऑफ कर दिया अपना राइट कंडीशन। तुम्हारा वहाँ कंडीशन क्या था कि तुम्हें गर्म खाना चाहिए, मेन पर्पस तुम्हारा ये है, लेकिन जोमेटो वाला ऑलरेडी बोल देता है कि भाई गर्म पर्पस नहीं, गर्म नहीं दे सकते क्योंकि तुम बहुत दूर रहते हो, तो तुम टिक मार दो कि गर्म अगर नहीं पहुँचा तो तुम कैंसिल नहीं करोगे।
तभी हम डिलीवरी करेंगे। तो तुम जैसे ही टिक मारते हो उस चीज़ पे तो तुम वेव ऑफ कर देते हो अपना राइट जो कंडीशन का होता है, वही डब्लू वाला बात बोल रहा है यहाँ। वेव जो होना चाहिए वो वॉलंटरी होना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे कनपट्टी पे कोई गोली रख के बोल रहा है कि तू कंडीशन और वारंटी वेव ऑफ कर रहा है कि नहीं। नहीं, वो नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ओन बेनिफिट के लिए। उस समय भाई जोमेटो में मैं रात में 12 बज रहे थे, मेरे को भूख लगा था भाई, छोड़ न गरम ना आए ना आए भाई, भूख लगा है खाना दो। आई, फिर वाइस का आई मतलब इम्पॉसिबिलिटी। मान लो तुमने कोई सामान चाइना से मंगवाया और तभी जिस दिन मंगवाया उसके दूसरे दिन चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या तुम सामान वापस कर सकते हो? नहीं भाई, क्योंकि अब वो एलियन एनिमी है, तुम सामान वापस कर नहीं सकते हो। यानी कंडीशन और वारंटी परफॉर्म ही नहीं हो सकता, लॉ ही एक्सक्यूज कर दिया है, लॉ के कारण तुम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तीसरा एस मतलब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, यानी तुमने बोला कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, मुझे 2 पिज़्ज़ा चाहिए, या फिर मुझे पनीर पिज़्ज़ा चाहिए, उसने पनीर नहीं दिया, मैघियाटा दे दिया। तुमने ऊपर से देखा, तुमने नोटिस भी किया, लेकिन तुमने 2 बाइट खा लिया, मतलब 4 स्लाइस आता है, 2 स्लाइस खा लिया, फिर 2 स्लाइस वापस ले जाके बोला भाई ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मुझे दूसरा पिज़्ज़ा ला के दो। भाई डोमिनोज वाला चप्पल खोल के मारेगा, बोलेगा अगर तुझे नहीं खाना था तो दोनों तू पूरा सौचा ला के देता मेरे को, जैसा था मैंने दिया था, तू 2 पीस खा लिया, उसके बाद बोलता है कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नहीं हो सकता। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉन सेवरेबल है, यानी उसके पार्ट नहीं किए जा सकते, और बायर कोई उसका पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस सिचुएशन में कंडीशन तुम एज ए कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। ई मतलब इलिक्ट्स, जब बायर मान लेता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ वारंटी। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में कोई आया, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया, तुम्हें मम्मी ने भेजा जल्दी जाके लेकर आ सामान, चूड़ा लेकर आ। तुम चूड़ा लेके गए, मम्मी ने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ चूड़ा, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ चूड़ा सपोज करो वो लाने बोला, और तुमने कोई दूसरा चूड़ा ले आया, उसने कोई सेलर ने कोई दूसरा चूड़ा तुम्हें दे दिया। तो उस सिचुएशन में तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है? अरे छोड़ो, अभी जो लाया वही देखने दो। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ इलिक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी वहाँ तुमने मान लिया ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तुमने ना सेलर के पास जाकर बोला कि भाई ये चूड़ा लौटा दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ, ऐसा कुछ तुमने किया नहीं, क्योंकि उस समय तुम्हें नीड थी, तुम्हें जो मिला तुमने उसी ही मान लिया। तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा एक्स्ट्रा गया वो तुम वापस ले लोगे। तुमने मान लो 80 रुपये करके चूड़ा अगर तुम्हारी मम्मी ने लाने दिया था, और तुम्हें जो चूड़ा मिला वो 60 रुपये करके था, तो 20 रुपये तुम जाके खाली वापस मांग लो। इसी को हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी बोलते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन में जो सबसे पहला आता है वो आता है सेक्शन 17। देखो ये जो मैंने लिखा है, ये तुम अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बता देता हूँ सेल बाय सैंपल क्या होता है। कोई गुड्स है, सपोज करो ये पेन अगर मैं सेलर हूँ, तुम बायर हो, मैंने तुम्हें दिखाया ये पेन, ठीक है, ये पेन मैंने तुम्हें दिया, ऐसे सैंपल दिखाया कि देखो भाई ऐसा पेन है, 10 पेन पैक किया है मैंने, देख लो सैंपल। तुमने ऐसा सैंपल देखा, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल बाय सैंपल। जब गुड्स जो है सैंपल दिखा के बेचे जा रहे हैं, मैंने तुम्हें सैंपल दिखाया, तो इसमें 3 कंडीशन है। अगर सैंपल दिखाया गया है तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, जो बल्क ऑफ गुड्स है वो कंपाइल करेंगे सैंपल से, यानी जो ऐसा पेन मैंने सैंपल में दिखाया है, जो 10 पेन तुमने ऑर्डर मांगा है, वो 10 पेन इस सैंपल जैसा ही होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, बायर जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बायर को होना चाहिए, यानी मैंने ये पेन दिखाया, ले ले देख देख फिर छुपा लिया, ऐसा नहीं कर सकता भाई, तेरे को देना पड़ेगा, देख ले तू अच्छा से चेक कर ले, ऐसा नुक्का छुपी नहीं खेलना है। तीसरा, गुड शैल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच इज़ हिडन एंड मेक इट दैट इज़ लेटेंट डिफेक्ट। यानी कोई मान लो इसका नोक ही टूटा हुआ है और मेरे को ये बात पता है, लेकिन मैं जब भी ऊपर से भाई ऐसे दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ ये देख ले ये देख ले ये देख ले, यानी लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो हिडन है। ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा, अगर नहीं होगा तो हमें मान लेंगे कि ये इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच है। सेल बाय सैंपल। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं तो जो है सेलर ऑब्लिगेशन है सेलर का कि गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन ही बायर को प्रोवाइड करे। यानी बायर अगर जाकर बोल रहा है कि मुझे फ्रेश
फ्रेश स्वीट चाहिए, मुझे फ्रेश मिठाई चाहिए, तो तुम सेलर का ये ड्यूटी है कि उसको फ्रेश मिठाई प्रोवाइड करे। अगर फ्रेश मिठाई प्रोवाइड नहीं करेगा तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या कर सकता है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, क्योंकि ये है ब्रीच ऑफ इम्प्लॉयड कंडीशन सेल एज डिस्क्रिप्शन। फिर आते हैं सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सेम बात है, सैंपल और डिस्क्रिप्शन एक ही जैसा, एक ही बात है। सैंपल और डिस्क्रिप्शन बोलता है इसमें दोनों चीज़ मिल गया। अगर गुड्स सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों इसमें प्लस है, मैंने तो उसने बोला कि भाई देख मेरे को जो है एक वाइट पेन चाहिए अच्छा जैसा, मैंने बोला मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कि वाइट पेन चाहिए, मैंने सैंपल दिखा दिया, हाँ ले भाई देखिए ऐसा पेन चाहिए, तो उसने सैंपल भी दिखा दिया। अब जब मैं 10 ऐसे पेन उसको दूंगा तो दोनों मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, यानी कि दोनों सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से कंपाइल करने चाहिए वो जो गुड्स उसे मिले हैं। अगर दोनों में से किसी एक से भी कंपाइल नहीं करता है, यानी सैंपल में मैंने कुछ और दिखाया और दिया कुछ और, या डिस्क्रिप्शन में उसने वाइट कलर बोला मैंने दिया ब्लैक कलर, दोनों में से कोई भी अगर एक भी अगर मैंने कंपाइल नहीं किया तो क्या वो रेप्यूडिएट कर सकता है एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन? हाँ वो कर सकता है। गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कंपाइल करेंगे सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से, अगर फेल हो जाता है तो बायर रेप्यूडिएट कर सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। यानी देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है, नॉर्मल बिजनेस में सेलर कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है, उसको कोई परमिशन या फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं बेच रहा हूँ नहीं बेच रहा हूँ, वो कुछ भी बेच सकता है। लेकिन कब वो कुछ भी नहीं बेच सकता? जब बायर पर्पस बता दे सेलर को अपना। मैं जाते के साथ अपना पर्पस बताता हूँ, मैं जाते के साथ अपना पर्पस कोई इन रिलेशन कोई गुड्स बता देता हूँ, ठीक है। सेलर उस गुड्स में डील करता है और उसके और जो है मैं उसके गुड्स के स्किल पे रिलाई करता हूँ। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। मैं सपोज करो मैं गया दुकान, ठीक है, मैं दुकान गया, मैंने अपना पर्पस बताया कि भाई देख मेरे को एक अच्छा मोबाइल चाहिए जो कि मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो दे, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपना पर्पस किसको बताया? बायर, सेलर को। सेलर जो शॉप में मैं गया वो मोबाइल शॉप ही था। सेलर जो है डील करता है मोबाइल के रिलेटेड गुड्स में ही, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और मैंने उसे ही अपना पर्पस जाकर बताया। एंड तीसरा बात, उसके बाद उसने दिखाया मेरे को कि ये देख भाई मोटोरोला का मोबाइल है, S23 अल्ट्रा है, ये मोबाइल तुम्हारे पर्पस को सूट करेगा। और मैंने जैसे ही उसने बोला, मैंने बोला अच्छा ठीक है जब आप बोल रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने उसके स्किल पे रिलाई किया। ये 3 कंडीशन मैंने किया, ये 3 काम जैसे मैंने किया तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस लग जाएगा कि अब अगर वो गुड्स जो मोबाइल मेरे को मिला अगर वो मेरे वीडियो बनाने के पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच है। तो देखो सेलर कुछ भी, सेलर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कोई से गुड्स बेचे, कोई भी गुड्स बेच सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन आती है कब आती है? जब बायर पर्पस बता दे सेलर को, या फिर नहीं प्लस है, तीनों ये तीनों होनी चाहिए। पर्पस बताया, वो सेलर वही गुड्स में डील कर रहा है, एंड उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि मैंने उसके स्किल पे रिलाई किया, उसने जो बोला मैंने वो बात मान ली बस। अगर वेयर द गुड्स आर मींट फॉर सिंगल पर्पस ओनली देयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेल द पर्पस। देखो ये क्या बोला, मान लो तुम फ्रिज लेने गए, फ्रिज का कोई दूसरा पर्पस तो होता नहीं है यूज़ करने का, फ्रिज का काम क्या है? कूलिंग के लिए। तो वहाँ बायर को पर्पस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी जाके बोल रहा है भाई मेरे को फ्रिज चाहिए, तो वहाँ उसको पर्पस बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज का काम भाई एक ही चीज़ में आता है, कूलिंग के लिए, तो बस कूलिंग के लिए, तो वहाँ पर्पस बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कोई गुड्स अगर ट्रेडमार्क किसी ब्रांड नेम के अंदर बिक रहे हैं तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने उसके स्किल पे रिलाई कहाँ किया। तुम जाते के साथ तुमने बोला कि भाई देख मेरे को S23 अल्ट्रा चाहिए। S23 एक ब्रांड नेम है सैमसंग का। क्या तुमने सेलर के स्किल पे रिलाई किया? सेलर ने जो तुम्हें बोला कि ये मोबाइल तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमने उसकी बात मान ली? नहीं, तुम खुद एक ब्रांड के नाम पे गए हो, ब्रांड का तुमने लिया है।
तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये क्या बात करता है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यानी कि जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जाएंगे और सेलर वही गुड्स में डील करता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उस सिचुएशन में एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी के मतलब कि गुड्स यूज़ करने लायक होना चाहिए, और अगर बायर उसको रीसेल करना चाहता है तो वो रीसेल भी कर सकता है, उस ऐसे अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। इसका मतलब होता है मर्चेंटेबल क्वालिटी का। तो यानी कोई गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को वाइट कलर का पेन चाहिए, मैंने ये पेन उसे दे दिया, मैं इस पेन में ही डील करता हूँ, मेरे पास पेन की शॉप है, मैं इस पेन में ही डील करता हूँ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ये मर्चेंटेबल होना चाहिए, यानी उसके पास रीसेल करने के लिए भी होना चाहिए और अच्छे से यूज़ करने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा वाहियात जैसा खराब घटिया जैसा पेन नहीं दे सकता उसको। एक और कंडीशन है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बायर अगर कोई गुड्स एग्जामिन करता है और डिफेक्ट वो पता नहीं कर पाता है ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन में, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मान लो ये नोक मेरी टूटी हुई थी, ठीक है, ये नोक मेरी टूटी हुई थी, भाई बहक जाता हूँ, ये मेरी नोक टूटी हुई थी, तो चाहे तो बायर खोल के ऐसे देख के पता कर सकता था, लेकिन उसको मैंने ऐसे दिया, उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है भाई दे दे। इग्नोरेंट बायर था एकदम, मतलब चिल आदमी वाला। तो उस सिचुएशन में क्या ये सेक्शन लगेगा? नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम समझो, तुमने जो क्यों नहीं चेक किया, जब वो आराम से फाइंड किया जा सकता था तो तुम्हें फाइंड क्यों नहीं किया। ऐसे गुड्स जो कि जिसमें डिफेक्ट फाइंड नहीं होंगे, उसके लिए तुम्हें लॉ प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारी गलती के लिए तुमको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कंडीशन एज टू होलसमर, ये कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी के लिए ही सेम है, उसी के जैसा, बस डिफरेंस ये है कि ये बस खाने पीने चीज़ों के लिए लगता है, जैसे एप्पल, सेब, और होलसम जो है प्रोडक्ट के लिए लगता है। सेक्शन 14 कंडीशन एज टू टाइटल। इन सिंपल अगर बात बोलूँ तो ये सेक्शन 14 बोलता है कि कोई चीज़ तुम तभी बेच सकते हो जब तुम्हारे पास राइट होगी उस चीज़ को बेचने के लिए, या तुम ऑनर होगे। यानी कोई दुकान में जो ऑनर है या तो वही सामान बेचेगा, या फिर ऑनर जिसको स्टाफ को हायर किया है और उसके पास राइट है सेल करने का, वही बेच सकता है। कोई बायर गया दुकान और वही सामान बेचने लगा, तो क्या ये सही है? नहीं है। कंडीशन एज टू टाइटल यही बोलता है कि एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि पर्सन सेल वही आदमी सेल कर सकता है जिसके पास वो चीज़ है या फिर राइट है सेल करने का। अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें अभी के आज ऑनर होना होगा, तभी तुम सेल कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप अभी के अभी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो जब ऑनर हो गए तब ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। बिना ऑनर के तुम गुड्स कैसे ट्रांसफ़र करोगे। नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटी। कंडीशन इतने ही थे। अब इम्प्लाइड वारंटी की बात करें तो सेक्शन 14 सबसेक्शन बी बोलता है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। सपोज करो ये पेन मैं खरीद के तुमने मेरे से ये पेन खरीदा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें बेचने से पहले मैं इसे कहीं से चुरा के लाया था, और उसके बाद मैंने तुम्हें इसे बेच दिया। तो तुम इसे यूज़ कर रहे हो, 2 दिन यूज़ किया, जिसका पेन मैंने चोरी करके लाया था वो वापस आता है। भाई सपोज़ करो मेरा भाई का ही मैंने चोरी करके लाया, अब वो वापस आता है, उसने तुम्हारे हाथ में ये पेन देखा और तुम्हें दिया, 2-3 मुक्का एकदम मार के मुंह कान सुझा दिया तुम्हारा, और उसके बाद तुमसे पेन छीन लिया। तो यहाँ पे यही इम्प्लाइड वारंटी है कि बायर जिसको ऑनरशिप मिला है उसके पास उसको यूज़ करने के लिए का राइट है, यानी इसका ऑनर तुम हो तो इसको यूज़ करने का राइट है तुम्हारे पास। अगर ये राइट तुमसे कोई छीना जाता है, कोई ऐसा पर्सन तुम्हारा ये राइट को डिस्टर्ब करता है जिसके पास सुपीरियर टाइटल है, यानी उसके पास भी वैलिड टाइटल है, मेरा भाई के पास ये वैलिड टाइटल था इसका और तुम्हारे पास भी वैलिड टाइटल है, तो अगर वो तुमसे आके छीनता है, तुम्हारा तो डिस्टर्ब हो गया उसको यूज़ करने का, तो तुम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, हमको केस कर सकते हो, स्यू कर सकते हो मेरे पे, और मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है। 14 का सी वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम इनकम बैलेंसेस। ये वही वाला बात बोलता है कि वारंटी है
कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी है कि गुड्स जो है किसी और को नहीं बेचा है, मतलब किसी और को बेच दिया फिर तुमको बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी विच इज़ अननोन टू द बायर। यानी सपोज करो ये मैंने एक्स को भी बेच दिया और वाई को भी बेच दिया, और वाई को जब बेच रहा था तो पता नहीं था उसको कि एक्स को ऑलरेडी मैंने बेच चुका है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। कभी कभी होता है ना कि कोई दुकान हो जाता है जहाँ से खाता चलता है, पापा लोग करते हैं मेनली कि एक ही दुकान करते हैं, उसी दुकान से ही हमेशा राशन पानी लेते हैं, तो बार बार लेने के कारण एक ही दुकान से दुकान वाले और जो कस्टमर है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। सपोज़ करो एक आदमी है एक्स, वो एक ही दुकान से लेता है, और तो क्या लेता है वो चूड़ा लेता है, समझ लो चूड़ा लेता है एक अलग क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी वाला, ठीक है। तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है हर सेल में कि भाई मेरे को यही क्वालिटी वाला चूड़ा चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग हो रहा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग एनेक्स्ड हो चुका है, यानी अटैच हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि यूजेज ऑफ ट्रेड के कारण एक अंडरस्टैंडिंग एनेक्स्ड हो चुका है, तो बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कभी ख़राब क्वालिटी का गुड्स अगर मिल जाता है तो क्या वो स्यू कर सकता है रिकवर डैमेजेस के लिए? हाँ कर सकता है। लास्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मान लो इसमें बम है, अरे मान लो इसमें बम है, मैं जानता हूँ और फिर भी मैंने तुम्हें इसे दे दिया, तुम्हें बिना बताए, बाद में तुम इसे पॉकेट में लेके जा रहे थे, तुम फट गए, तुम्हारा एक पैर चला गया, तो उस क्या तुम हमसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह? हाँ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी तोड़ा है, मेरे को जो चीज़ पता था वो चीज़ मैंने तुम्हें नहीं बताया है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है। लास्ट टॉपिक केवियर टेम्परेचर, और हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट। तो हमारा लास्ट टॉपिक है केवियर टेम्परेचर। केवियर टेम्परेचर डॉक्ट्रिन सेक्शन 16 में डिफाइन है। ये बोलता है लेट्स द बायर बी वेयर, यानी बायर को होशियार बनाओ, सेलर को होशियार बनाने की जरूरत नहीं है, बायर होशियार बनो, ठीक है, बायर होशियार बनो। यानी सेलर के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी गुड्स कोई भी डिस्क्रिप्शन का नॉर्मल बिजनेस में बेच सकता है, यानी सेलर को ये देखने का ज़रूरत नहीं कि ख़राब गुड्स बेच रहा है या अच्छा, वो ख़राब गुड्स भी बेच सकता है, अच्छा गुड्स भी बेच सकता है, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से और फिर पेमेंट उसका करना है। यानी मैं ख़राब गुड्स भी बेच रहा हूँ, उसमें बम फिट करके भेज रहा हूँ, इसमें बम फिट करके मैं इसको बेच देता हूँ, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें चेक करने का कि इसमें बम है कि नहीं है, ये मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं अपना ख़राब प्रोडक्ट है निकालना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसा देने से पहले ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो ये थोड़ा नाइंसाफ़ी नहीं हो जाता है भाई? मतलब सेलर कुछ भी बेच देगा बायर को, अगर हिडन डिफेक्ट होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सरकार को ऐसा लगा कि नहीं भाई, केवियर टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो इसलिए केवियर टेम्परेचर में कुछ एक्सेप्शंस लाए गए, इंक्लूड किए गए। वो एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन, जब सेलर कोई बात छुपा रहा है, जैसे बम वाली बात कि इसमें मैंने बम फिट करके तुम्हें दे दिया, ठीक है, आलू बम, चॉकलेट बम, जो भी बम समझ लो, वो बम फिट करके मैंने दे दिया, और मैंने तुम्हें जानबूझ के मतलब बातों में फंसाया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, और तुम्हें चेक नहीं करने दिया ये प्रोडक्ट को, तो क्या मैं एक्टिव कंसील कर रहा हूँ फैक्ट को, यानी बातें छुपा रहा हूँ, और तुमने मेरी बातों पे भरोसा कर लिया, तो उस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्परेचर नहीं लगेगा। अगर मैं कोई झूठी मूठी बातें बोलकर तुम्हें ये बेच रहा हूँ तो उसमें तुम मेरे पे केस कर सकते हो। केवियर टेम्परेचर केस करने से बचाता है सेलर को प्रोटेक्ट करता है केवियर टेम्परेचर, लेकिन उनके एक्सेप्शंस किसको प्रोटेक्ट करते हैं? बायर को। उसके आता है फिटनेस एज क्वालिटी। बाकी जितने एक्सेप्शन है ना केवियर टेम्परेचर के, वो सारे अभी जो कंडीशन और वारंटी थे वही हैं। देख लो, फिटनेस एंड क्वालिटी और यूजेज सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। फिर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, ट्रेड यूजेज। जितने अभी कंडीशन और वारंटी हमने पढ़ा, उतना सारा वो सब केवियर टेम्परेचर का एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है। जल्दी यूनिट 3 में आऊँगा, उसका वीडियो भी जल्दी डालूंगा। अभी थोड़ा 1-2 वीडियो अब अकाउंट्स का भी मेरे को लाना है, बहुत लोगों ने अकाउंट्स का भी इंसिस्ट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फोड़ दो और मिल के बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट।